ओके जी। आज हम कर लेते हैं। ये पेपर है मई जून 2023 का पेपर 2 तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सम सॉलिड्स आर शोन इन टेबल 1.1। मैग्नीशियम का भी दिया हुआ है आपको, फास्फोरस का भी दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का भी गिवन है, इसी तरह से सल्फर का भी आपको गिवन है। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मैग्नीशियम एंड इन सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हो, मैग्नीशियम में कौन सी बॉन्डिंग होगी? मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम इज अ मेटल और नॉन मेटल? मेटल। तो मेटल में जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होगी। जी जी। और सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम आयोनिक। क्लोराइड को देखकर मैंने ये आइडिया लगाया कि सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ। नॉन मेटल। तो इसमें बॉन्डिंग कौन सी हुई? आयोनिक। आयोनिक बॉन्डिंग। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हो, एक ही मार्क का क्वेश्चन है। तो आप ये कहोगे कि सोडियम क्लोराइड में आपके पास जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बिटवीन होता है, यानी पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मेटालिक बॉन्डिंग को देखो तो मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैट आयन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो, उनकी जो अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांगर होती है एज कंपेयर टू कैट आयन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड के जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम से ज्यादा है सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट। वो अलग बात है कि डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन है तो सही ना। तो उसने मेल्टिंग पॉइंट देकर हमसे जब स्ट्रेंथ पूछी तो हमने मेल्टिंग पॉइंट को देखकर अंदाजा लगाया कि मैं कह सकता हूँ कि सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ओके। यस। बॉन्डिंग इन, सही है, मैग्नीशियम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये मैंने मेल्टिंग पॉइंट से देखकर जी। अंदाजा लगाया है। किसी भी चीज का अगर आपको इस तरह से गिवन हो तो आप बता सकते हो कि वो स्ट्रॉन्गर है या वो वीकर है। फिर वो कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। भाई, फास्फोरस एंड सल्फर, तो फास्फोरस का आप देख सकते हो जो मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है दैट इज 317, और सल्फर का आपको दिया हुआ है 392। तो 392 जो है वो ग्रेटर है, जाहिर सी बात है। अच्छा, जी मजे की बात है कि दोनों नॉन मेटल है। मजे जी। की बात क्या है कि सल्फर और फास्फोरस दोनों क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के बिटवीन जो अट्रैक्शन होती है वो वीकर होती है। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये, यस। है ना? यस सर। ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि जो सल्फर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो जो देखो, मतलब कि। फास्फोरस एग्जिस्ट इन P4, फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4, और सल्फर एग्जिस्ट एज S8। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये और पीरियोडिसिटी है, कम से कम आपको स्टेट्स जरूर याद होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर जरूर पता होना चाहिए। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, पीरियड 3 के ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो सल्फर जो है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि सल्फर इन द फॉर्म ऑफ S8 एग्जिस्ट करता है।
तो हम इसको लिखेंगे कि सल्फर Sulfur has more molecules. S8 एंड फॉस्फोरस Sp4। अब आप देख सकते हो कि सल्फर जो है उस S8 है, तो सल्फर हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर हैज स्ट्रॉन्गर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यानी कि टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है, या आप इसको कह सकते हो इंड्यूस्ड डाइपोल इसमें होता है, आईडी आईडी फोर्स, टेम्पररी डाइपोल भी कह सकते हो। Temporary dipole. जी. ओके, वो इसमें क्या है, वो इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। अच्छा, अब जब इसका स्ट्रॉन्गर आईडी आईडी फोर्स है इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और फॉस्फोरस का, क्योंकि फॉस्फोरस हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें आईडी आईडी फोर्स वीक होगी। तो P4 हैज वीकर आईडी आईडी फोर्स ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन्स। चलो जी, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Tendency of an atom. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Tendency टेंडेंसी ऑफ एन एटम of an atom to attract an electron towards itself. यस, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स towards itself. Why electronegativity increases across the period? सबसे पहले तो Uh, आपको ये पता होना चाहिए कि अक्रॉस द पीरियड atomic जब आप radius. जा रहे हो, अक्रॉस द पीरियड जब आप जा रहे हो, तो आप ये बताओ कि आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। Number or decrease of. देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ताल्लुक है उसके एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक साइज से। जी. तो जब आप अक्रॉस द पीरियड आते हो, तो अक्रॉस द पीरियड आपका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। जी. अक्रॉस पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखो, These are न्यूक्लियर protons. चार्ज का मतलब प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज हो रहे हैं आउटर शेल में। देखो, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल तो रिमेन सेम, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है और प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। So atomic radius decreases due to increase in nuclear attraction। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ओके। तो जी. न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब उसकी ज्यादा होगी तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। अच्छा जी, ओके। तो अब होता क्या है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन के ज्यादा होने की वजह से, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि क्योंकि
shielding remains the same as shielding remains same। यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब शील्डिंग सेम होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस इजीली। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस easily। So electrons are easily attracted to the nucleus। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। Yes. और वैसे भी एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर मेटल्स होते हैं, राइट हैंड साइड पर नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स के पास जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की वो ज्यादा होती है। मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे रिलेटेड होती है। ओके। Yes, sir. ओके। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हो? बहुत Uh, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। Hydrogen bond. अमोनिया, यस, गुड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन है ना इसके अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। जी। सर सबसे weakest attraction induced dipole है। इंड्यूस्ड डायपोल, फिर उसके बाद परमानेंट है, फिर हाइड्रोजन। Draw a diagram to show the formation of the strongest intermolecular force between two molecules of ammonia. Include any relevant lone pairs of electrons and dipoles। कैसे करें भाई इसे हम? This is your ammonia। इसका डिस्प्ले फॉर्मूला फिर देखो। या नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं सब पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि पार्शियल पॉजिटिव है। तो होगा क्या कि ये इसको ट्रैक कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। यस। State two reasons for the difference in the melting points of ice and ammonia। आइस का ज्यादा है, अमोनिया का कम है, क्यों भाई? NH3 और H2O। हाँ जी, क्यों, क्या वजह है? सर इसकी 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 2 रीजंस लिखने हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अमोनिया, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर भी। तो ऑक्सीजन। याद रखना, वाटर जो है, वाटर हैज 2 लोन पेयर्स। तो सर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कैन मेक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कैन मेक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड अमोनिया हैज ओनली 1 लोन पेयर।
can form one hydrogen bond. ओके जी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है इब्राहिम? So I think चलो सही है, electron. वाटर ने दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, ओके है। तो वाटर ने बहुत अच्छी तरह से बाइंड कर लिया, लेकिन अमोनिया ने बाइंड नहीं किया इतनी अच्छी तरह से। यूं समझ लो कि आपके पास एक फ्रेम है, आपने उसे वॉल पे हैंग करना है और आपने उसे एक कील से लटका दिया, तो वो इतना स्ट्रांगर नहीं होगा एज कम्पेयर टू जिससे आप दो कील से जो है ना हैंग कर रहे हो, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अगर जी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है तो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सो एंड किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? अब फर्ज करो आपको पता oxygen. नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें। भाई जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वही अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इज हायर देन नाइट्रोजन। जी सर ऑक्सीजन क्यों होगी ना सब. यस, क्योंकि इसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो पक्की बात है Um, इसी में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी। जरा जी ट्राई करना ये क्वेश्चन तो मैं करवा। देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो इसकी होती है ना, सोडियम की, मैग्नीशियम की, देखो इनका ग्रुप नंबर आप देखो जरा। सोडियम इज इन ग्रुप जी 1, so this is +1, +2, +3 +3, okay, +4। +5. phosphorus is in group 5, so this is +5, ग्रुप 5 में है ये। जी ओके, ये इनकी मैक्स। यस. State what determines the maximum oxidation number of elements in period 3? Number of electrons in the outermost shell. एग्जैक्टली exactly. फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के 4 होते हैं। तो इसकी इस चीज को कंसिडर करके हमने इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकाली है। तो नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, an excess of cold water is added to the chloride of silicon, मतलब क्या है, SiCl4। ये पता होना चाहिए तुम्हें, छोटी छोटी चीजें हैं ये, वरना तो आगे चल नहीं पाओगे। SiCl4 क्लोराइड ऑफ सिलिकॉन होता है। SiCl4 इसलिए लिखा है क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, तो वो क्लोरीन के नीचे आ गई। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एन एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर एंड द क्लोराइड ऑफ सिलिकॉन। तो यानी कि वो आपसे पूछना चाह रहा है, जब SiCl4 रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो क्या बनने की पॉसिबिलिटी है? यस, Sir, silver क्या कहते dioxide हो? and hydrogen chloride. एक तो बनेगा सिलिका और एक बनेगा HCl। Sorry, silica, I believe. Or HCl. Hydrogen यानी कि chloride ये before. Si इस नेगेटिव के साथ कंबाइन हो गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑपोजिट चार्ज, ये Yes. इससे कंबाइन हो गया, Yes. तो SiO2 बन गया और HCl बन गया। सजेस्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन बी पार्ट 1, यानी ये जो सॉल्यूशन है ओवरऑल, भाई इसकी पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? तो बेटा आप Come on. देखो कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में HCl इज फॉर्म्ड, HCl इज अ वीक, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, Bonus. HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीएच होती है, याद रखना बेटा, 1 वो to 4. 2 या 3 होती है। 2 लिख लो, 3 लिख लो, मतलब इतनी होती है। Sir, 1 नहीं. एनएक्स 1 भी है, सही है, 1 भी सही है, 1 भी है, 1 से लेके 4 तक होती है। जी ठीक. An excess of cold water is added to the chloride of phosphorus, phosphorus का क्लोराइड तो मैं पता होना चाहिए, दैट इज PCl5। Yes. आपको इसका रिएक्शन तुम कराओ पानी के साथ। HCl plus phosphoric acid.
यानी कि H3PO4। Yes, H3PO4. कोई और चीज? जी सर, HCl. बैलेंस है इक्वेशन। PCl. ऊपर वाली इक्वेशन भी बैलेंस नहीं थी, बैलेंस कर दो उससे। ऊपर वाली 1 2 2H2O और 4 5 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 4 लगा 3 दिया। 4 1 2 1 4. अब PCl इसी तरह 5. से इसको भी बैलेंस करो जरा। ये 3 और एक जी 4 हाइड्रोजन है। जी 4 2 hydrogens. सर 4 जी 1 4 5 1. 1 4 5 15 hydrogen plus 16 8 अब देख लो जरा, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। जी. और क्या करूं? 4 oxygens. So 4 और oxygen ये to आपके left hand पास हो side. गया। ये 5। ये 5 जो है वो H3PO4 नहीं है, बल्कि ये HCl है। क्योंकि क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब जी देखो जी. बैलेंस होगी। 5 ये भी 5 hydrogens. हाइड्रोजन। ये 3 हाइड्रोजन, 5 और 3 8। ये 4 × 2 is 8। अब बैलेंस होगी। अब जी सर बैलेंस. Suggest the pH of the solution produced in C part 1। 2 भाई इसमें भी क्या बन रहा है यार? इसमें भी HCl phosphoric. बन रहा है। सर phosphoric acid weak acid है ना. वीक एसिड है। HCl की वजह से मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग पीएच जी आएगी। it's a strong acid. Suggest write an equation for the reaction of chlorine with water। अब क्लोरीन के तुम्हारे पास दो रिएक्शन होते हैं, ग्रुप 7 का क्वेश्चन है, ग्रुप 17 का क्वेश्चन है। एक होता है हॉट वाटर और एक होता है कोल्ड वाटर। दोनों इक्वेशन याद कर लो। दोनों इक्वेशन याद कर लो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कोल्ड वाटर के साथ। Cl2 plus NaOH gives NaCl। क्या कहते हो? NaCl प्लस NaClO3 और प्लस H2O। बस बैलेंस है इक्वेशन। बैलेंस करना जरा इसे। जी बैलेंस करना जरा इसे। हम्म। सर 2 जी सर 3 3 3 6 5 1 यस 3. बैलेंस हो गई। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट NaOH। hot NOH. ये जो मैंने लिखी है ये हॉट की लिख दी है यार, हॉट में वो कर लेता है। ये हॉट की है। कोल्ड अच्छा. में आपके पास होता क्या है कि Cl2 It H2O reverse. सर HOCl प्लस HCl. HCl। ठीक वहां हो पर गया. वाटर से रिएक्शन हो रहा है। जी यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रहा है। एक जगह वाटर से हो रहा है और एक जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रहा है।
जी। तो Cl2 जो है, जब पानी के साथ रिएक्शन किया, पानी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, HNOH। तो पानी का, यानी कि क्लोरीन का एक क्लोरीन इस H को ले गया, HCl बना लिया, और एक क्लोरीन इस OH को ले गया, उसने HOCl बना लिया। यस। अब ये हॉट का भी देख लो कैसे हुआ है। अब ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। कोल्ड के साथ जो रिएक्शन है वो, यानी पानी के साथ जो रिएक्शन, इसका वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। जी। सर ये रिएक्शन आई थिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड। Bleach is used as a cleaning product to kill bacteria. It is made by adding compounds like sodium chlorate to water. Identify the formula of the ion present in bleach that kills bacteria. अब इस आयन, इस कंपाउंड में से आपको बताना है। NaClO में Na इज पॉजिटिव एंड ClO इज नेगेटिव। तो इसका जो ClO नेगेटिव आयन है, ये रिस्पॉन्सिबल है टू किल बैक्टीरिया। ये रिस्पॉन्सिबल है टू किल बैक्टीरिया। अगले पार्ट में कहता है कि सोडियम क्लोरेट, फॉर्मूला आपको पहले से उसने दिया हुआ है, NaClO, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज H2O2 टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। ओके, प्लस वाटर, प्लस सोडियम ऑक्सीजन। क्लोराइड, वाटर सही है या नहीं? क्या कहते हो? वाटर सही लिखा है, वाटर। यानी कि H2O बनेगा नहीं बनेगा? पानी का सर। और ऑक्सीजन बनेगा। हाइड्रोजन ये बनेगा प्लस और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनेगा। यस। जी। देखो, ये इक्वेशन तुम्हें याद करनी है। वैसे तो मतलब तुम कोई भी लॉजिक लगा के इनको कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिलीजेस ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिलीजेस ऑक्सीजन गैस, ये बात तो पक्की है। अब अगर तुम इसकी लॉजिक ये लगा लो कि हाँ यार, ये NaClO था तो इससे NaCl बन गया, तो एक ऑक्सीजन था ये अलग से रिलीज हो गया, तो इसका कोई भी तुम करके उसे अच्छी तरह से अपने में मेमोराइज कर सकते हो चीजों को। तो इट्स अप जी। टू यू। ये क्वेश्चन अच्छा है। कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। जनरली कॉन्सेंट्रेशन इज इन मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन इज इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब। तो मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा जल्दी से करो, फिर मैं देखो इसमें वो क्या कह रहा है कि उन्होंने एक ब्लीच का सैंपल लिया, और उसमें कह रहा है कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम क्लोरेट की। 10 cm³ लिया उसने। 10 cm³ को उसने डाइल्यूट कर दिया डिस्टिल वाटर से, उसको टोटल वॉल्यूम में मेकअप कर दिया 100 cm³ में। उस 100 में से इन्होंने कितने का निकाला? 25 cm³ ऑफ डाइल्यूटेड ब्लीच निकाला, और उसको हाइड्रोजन पर में डाल दिया। कह रहा है जो वॉल्यूम निकला ऑक्सीजन का, उसको मेजर कर लिया। ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है ना, जी। तो आप एक काम करोगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करोगे। सर वो है क्या आंसर आएगा? 42 डिवाइड बाय 0.0175। सर मैंने NaClO का मोल कैलकुलेट किया था, मुझे 2400 मिला। 2000, 400। 2004, लेट्स सी क्या होता है। 0.0175 सही है आंसर? सॉरी सर। देखो जरा, ये आंसर सही आ रहा है, 0.0175? फोर्टी क्या टू कहते हो? डिवाइड 2000, ये 2000 हमें 24,000 लिखा है। हम्म। अच्छा। 0.00 बनता है। 0.00175। 0.017, 00175 है ना?
जी, 0.00 वन हाँ जी। सेवन फाइव मोल ऑफ ऑक्सीजन है। इसको एक साइड पे रख लो अभी। इसको अभी तुम एक साइड पे रख लो। अच्छा, फिर आ जाओ तुम। फिर आ जाओ आगे, क्या कहता है कि 25 cm³ आपने उस ब्लीच का लिया था और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करवाया था आपने। तो पहले तो आप एक काम करो ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑक्सीजन का और NaClO का मोल रेशो क्या है? सेम है। तो सिंस द मोल रेशो बिटवीन दिस एंड दिस इज सेम, यही आंसर आएगा। 0.0। सर मोल रेशियो क्या है? मोल रेशो देखो ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है। तो 1:1 तो सेम बनेगा। सेम मोल रेशो बनेगा। जी। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मोल आए आपके पास मेरे भाई, ये कितने ये कितने वॉल्यूम में आए हैं? तो तुम मुझे बोलोगे सर ये आए हैं इन 25 cm³। मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे सर जो H2O से रिएक्शन करवाए वो 25 cm³ हमने उसमें से लिया था। जी। तो 25 cm³ में, तो अगर 25 cm³ में इतने मोल हैं, 25 cm³ में अगर आपके पास इतने मोल हैं, दैट इज दिस, जीरो तो पॉइंट जीरो 100 cm³ में कितने होंगे? 100 कितने होंगे एक्स? बताना जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 0.03। जी, डिवाइडेड बाय 25। 11751। क्या आंसर आया? सर 0.007, 0.007। 007 मोल ऑफ। अब क्या करें? अब सोचो अब क्या करें। मुझे तो अब असल में मुझे तो असल में भाई ग्राम्स पर DM³ चाहिए ना। मुझे तो असल जी। में ग्राम्स पर DM³ चाहिए। तो ये 100 cm³ में आपके पास इतने मोल आए, 100 cm³ में, याद रखना मेरी बात तुम। तो DM³ का मतलब क्या होता है? 1000। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले तो ये मोल निकाल लिए थे। आपने यहाँ मोल निकाल लिए थे NaClO के, मोल रेशो 1:1 था, मैंने रेशो अप्लाई कर दिया। ये मोल आए थे 25 cm³ में। जब आपने 25 cm³ के मोल निकाले, अगर आप और से देखें तो 25 cm³ जो है वो हमने निकाला था किस में से? 100 cm³ में से। जी। और 100 cm³ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है किसका? 10 में। तो जो आपके पास 100 का आंसर आएगा ना, वो बेसिकली 10 का आंसर आएगा, क्योंकि जो 100 में मोल है वो डाइल्यूट है, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक्चुअल में उसमें 10 cm³ W है। तो जब मैंने इसका आंसर देखा, जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, x = 0.00175 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आंसर है 0.0007, ऐसे ही आ रहा था। 0.000। जी जी। टेबल चेक कर लो तुम। सही नहीं है? क्या कहते हो? आ, मैं कर रहा हूँ, रुको। जी 100 सर। डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सर फाइव जीरो पॉइंट जीरो जीरो क्या? सेवन 0.007।
0.00175 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, 0.007। जी, डबल जीरो है। पॉइंट डबल जीरो सेवन ओके। इन 10 cm क्यूब, लेकिन उसने मुझसे आंसर पूछा है इन डीएम क्यूब में। डीएम क्यूब का मतलब 1000 cm क्यूब। तो अगर 10 cm क्यूब में इतने मोल हैं, तो 1000 cm क्यूब में कितने होंगे? 0.7। मुझे तो मास चाहिए। ये मोल आया है पर डीएम क्यूब, मुझे चाहिए ग्राम्स पर डीएम क्यूब। मोल से ग्राम में जाना है, तो मोल से ग्राम में जाना है, मास में जाना है, तो मास इज इक्वल टू मोल टाइम्स एमआर। अब मोल तो आपके पास आ गए 0.7। एमआर, ये जो पूरा सैंपल है, इसका एमआर यानी कि NaClO का, दैट इज 74.5। जब आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आया? क्या आंसर आ रहा था अभी इसको मल्टीप्लाई करवाने से? 50। 52 समथिंग, देखो फिफ्टी जरा। टू 52.2। 0.2, ये आ गया ग्राम्स पर डीएम क्यूब में। देखो ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई।